तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉलिड स्टेट। इजी टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो एक मस्त टॉपिक, इमेजिनरी, बस इमेजिनेशन आपको आना चाहिए तो टॉपिक अच्छा है। और थोड़ा सा इमेजिनेशन इधर उधर हो गया तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इमेजिनेशन, क्योंकि 3D वाली चीजें हमें पढ़नी है तो 3D को हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो सॉलिड स्टेट फॉर जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हर साल एक या दो क्वेश्चन तो उस पर पूछे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट रहेगा इसका इमेजिनेशन पार्ट्स रहेगा, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा वो थ्योरी वाले थेरोटिकल रहेगा, उसमें आपको चीजें कुछ याद करनी पड़ेगी। तो सॉलिड स्टेट, आप 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा है। तो गैसियस स्टेट, उसके लॉज क्या है, अलग अलग आपने उसके बारे में पढ़ा है। लिक्विड के बारे में आप केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ते हो, आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हो। बट लिक्विड जो सॉल्यूशन है, इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो हमारा सॉल्यूशन का रहेगा। बट अगर मैं प्रॉपर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड आप पढ़ते हो फिजिक्स में। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो आप लोग 8, 9, 10 में पढ़े हो कि सॉलिड स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो कि सॉलिड होता क्या है, लिक्विड क्या है, गैसियस सब्सटेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो व्हाट इज मीन बाय सॉलिड, कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड आर दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are bounded with a strong force of attraction। क्या कहा मैंने, सॉलिड आर दैट स्टेट ऑफ मैटर, दैट, चलो लिख के दे देती हूँ, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच, क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are, in which constituent particles are bounded by strong force of attraction, strong force of attraction। मतलब यहाँ पे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड करके रखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड। उसी को हम बोलते हैं सॉलिड, और यही डेफिनेशन रहेगी। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, अभी सॉलिड की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हो, जस्ट एक बार मैं ये कर दू, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टीज को सबको पता है कि जो भी डेफिनाइट साइज होता है, शेप होता है, दे हैव डेफिनाइट साइज, डेफिनाइट साइज, शेप एंड वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे मेरे पास मार्कर है, यस अभी ये तो प्रॉपर्टी पता है, मार्कर है, साइज डेफिनाइट है, शेप डेफिनाइट है, और उसमें जो भी वॉल्यूम है वो भी डेफिनाइट है। उसके बाद सेकेंड है लेस कंप्रेसिबल। कैसे रहेगा, लेस कंप्रेसिबल, मतलब बाय अप्लाइंग एनी फोर्स, अगर मैं इस पे मार्कर्स पे कितना भी फोर्स अप्लाई करूं ये कंप्रेस हो रहा है क्या, नहीं, लेस कंप्रेसिबल है यहाँ पे। उसके बाद उसी को मैं बोल सकती हूँ लेस कंप्रेसिबल, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो इसमें डिफ्यूजन लो होता है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैसियस में, सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस फ्लो जो बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर मैं सॉलिड में बात करूं तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट में साथ में लिखती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का कैसे होगा, हाई होगा, ऑब्वियस है। जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा, हाई रहेगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये कैसे रहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ, सही लिखा मैंने, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन किस में बेटा, इन मोल्टन स्टेट, बट किस में, इन मोल्टन स्टेट।
अगर मैं सॉलिड को मोल्टन स्टेट में ले लूं तो वहां पे क्या रहेगा, गुड कंडक्टर, नहीं तो क्या बैड कंडक्टर है, क्योंकि सॉलिड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंपैक्टली पैक होते हैं, तो उनके आयंस फ्री नहीं रहेंगे। अगर आयंस फ्री नहीं है तो दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट एंड मोल्टन स्टेट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ये प्रॉपर्टीज आप तो 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जस्ट मैंने ऐसे रिवाइज कर दिया कि सॉलिड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, जस्ट हमने रिवाइज कर दिया। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ऐसी बात है जी जो आपको पता है। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि सॉलिड स्टेट, क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, सॉलिड स्टेट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड होता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड दिखाई दे रहा है सबको, फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। अभी व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज मीन बाय अमॉर्फस सॉलिड, या डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर मैं बात करूं यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट बोल सकती हूं यहां पे कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कैसे अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट ये वर्ड बहुत बार आएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है फॉर अ लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया ए, ठीक है, समझ लो। अभी उसके बाद मैंने ये ले लिया यहाँ पे बी, फिर से मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए, ठीक है, एक दूसरे को स्फीयर के फॉर्म में एक दूसरे को टच करे रहे। फिर से यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे बी है ये वाला, ये क्या है बी, फिर से क्या ले, ए ले लिया, यहाँ पे फिर से मैंने बी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या कर दिया हमने, बी कर दिया, थोड़ा सा बड़ा निकाल लेते हैं। फिर से ए आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है, फिर से ए, यहाँ पे फिर से बी आ रहा है, फिर से ए आएगा, फिर से बी आ जाएगा यहाँ पे, देन ए, देन बी। अभी यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे चल रही है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट देख रहे हो आप, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि ए के बाद बी आ रहा है, फिर से ए आ रहा है, फिर से बी, फिर से ए, फिर से यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, ये बी है, फिर से ए आ रहा है, फिर से बी आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो स्फीयर की फॉर्म में होता है, उसका मैं एक एटम की बात करें तो प्रॉपर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसको क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हो। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि रैंडम अरेंजमेंट ऑफ, कैसे अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ constituent particle, random arrangement of constituent particles is called as amorphous solid। उसको आप बोलते हो amorphous solid। कैसे होगी रैंडम अरेंजमेंट, कि मैंने यहाँ पे ए ले लिया, उसके बाद मैंने ये बी ले लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से ए आ गया, देन फिर से बी आ गया, यहाँ पे फिर से ए कहीं पे आ गया, फिर से ए आ गया, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, फिर से ए आ गया, फिर से ए आ गया, देन यहाँ पे बी आ रहा है कहीं पे जाके, देन ए आ रहा है, देन यहाँ पे बी आ रहा है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट है, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं पे भी आ रहा है, तो दैट इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल is called as crystal is called as amorphous। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये लॉन्ग रेंज होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसे, देखो ए के बाद बी आ रहा है, फिर से ए बी, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर चलेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये लिखूं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा, कैसा रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। देखो ए के बाद बी आ गया, ए के बाद बी आ गया, फिर ए आ गया, यहां तक तो प्रॉपर चला, यहां से यहां तक तो प्रॉपर ऑर्डर था, लेकिन उसके बाद ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। कैसे रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉलिड। ये बिल्कुल असली वाले जो सॉलिड बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉलिड। बट जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सूडो सॉलिड। सूडो मीन्स फेक होता है। amorphous solid is called as a pseudo solid. Pseudo means fake. This is also called as super cooled liquid. इसी को बोलते हैं super cooled liquid. तो what is meant by super cooled liquid? Super cooled liquid मतलब होता है कि they have tendency to flow. क्या होता है? They have tendency to flow. They have tendency to flow. That is super cool liquid. अगर मैं इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल बताऊं, तो आपके घर में जो बड़े से एक विंडो है, उसमें ग्लास लगा रहता है। तो अगर आप बहुत सालों से घर में रह रहे हो, तो आज ही ऑब्जर्व करना, या तो अभी अभी अगर आपके नया अगर ग्लास बिठाया है तो 5-6 साल बाद करना। तो आप जो विंडो का ग्लास देखते हो ना, तो उसका नीचे से जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, और अपर की जो विड्थ बोलो या लेंथ बोलो, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिकॉज ग्लास इज अ अमोर्फस सॉलिड। ग्लास कैसा है? अमोर्फस सॉलिड है। और अमोर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो अगर मैं घर में ग्लास लगाया है, तो 2-4 दिन के बाद नहीं दिखेगा, मैं बोल रही कि सालों के बाद, 4-5 साल बाद देखते हो, तो ग्लास की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो ग्लास जो नीचे वाली लेयर होता है उसमें फ्लो होता है, तो ऊपर की जो होती है, अपर लेवल की जो विड्थ बोलो या लेंथ जो होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू लोअर लेवल, बिकॉज ग्लास हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सूडो सॉलिड। इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अभी यहां पे फोर्थ पॉइंट, अगर ये ट्रू सॉलिड है तो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। कैसे? एग्जांपल से बताओ। अगर आपके पास Fe सॉलिड है और Fe को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जब तक ये सॉलिड पूरे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 13-27 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये चेंज नहीं होता जब तक सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता। तो इसका ये मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Because they are a crystalline solid, they have proper arrangement of constituent particle. That's why they have a sharp melting point. But अगर मैं बात करूं amorphous की, तो they melts over a range of temperature. They melts over a range of temperature. यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड तक जाने के लिए एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखोगे, प्लास्टिक का एग्जांपल। प्लास्टिक को अगर आप हीट करोगे तो प्लास्टिक पहले क्या होगा? थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर धीरे धीरे और सॉफ्ट बनता जाएगा और धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सॉफ्ट बन रहा है और सॉफ्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है, वहां पे उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है। दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। तो पहले जल्दी से इतना नोट कर लो, उसके बाद मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं रब कर दूंगी ये। और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है इसका, जल्दी से। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा रफ कर देती हूँ, ये रफ कर देती हूँ। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट्स। अब फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होंगे। कैसे रहेंगे? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे है? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर।
अभी व्हाट इज मीन बाय, देखो एन से समझ में मत आना कि ये अमोर्फस है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एन है मतलब अमोर्फस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो अमोर्फस होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी आइसो मतलब आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि आइसो क्या होता है। आइसो मीन्स होता है सेम। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। अभी देखो इसमें, देखो क्या होता है। अभी पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव डिफरेंट physical properties in different direction, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में चेंज होती है। तो आप बोलोगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो तो सेम होता है, वो उसका एवरेज निकाला जाता है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। आप देख सकते हो, पहली डायरेक्शन मैंने ये ले ली, थोड़ा ब्लैक से दिखा दी। फर्स्ट डायरेक्शन मैंने ये वाली ले ली, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। अभी एक डायरेक्शन में यहां पे ये वाली ले लेती हूँ। एक डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में ए आ रहा है। अभी अगर मैं ये डायरेक्शन चेंज कर दी, चलो ये वाली डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन बोलो, इस डायरेक्शन में जाओ, तो इस डायरेक्शन में देखो कि हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज? बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज चेंज। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि दे आर एन आइसोट्रोपिक। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी यहाँ पे देखो कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, तो यहाँ पे एक ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, कहीं पे कुछ भी आ रहा है। इस डायरेक्शन में जाऊं तो यहाँ पे भी कुछ भी आ रहा है। अगर मैं कोई और डायरेक्शन ले लूं तो यहाँ पे भी कुछ भी हो रहा है। मतलब कोई भी डायरेक्शन में जाओ, प्रॉपर्टीज रैंडम ही आने वाली है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ, प्रॉपर्टीज रैंडम आने वाली है। तो आइसोट्रोपिक क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in different direction is called as isotropic in nature. अगर इसके एग्जांपल लेना है तो क्या ले सकते हो आप? NaCl ले सकते हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपर अरेंजमेंट होगी। आप KCl ले सकते हो, यहाँ पे कॉर्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए? रबर होगा, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ऑल दीज आर अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। एन आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन। और आइसोट्रोपिक कौन से हो गए? अमॉर्फस। क्यों? समझ में आया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ग्राफाइट, डायमंड क्रिस्टलाइन में आता है। अथर्वा, ग्राफाइट, डायमंड, फिलरीन, ऑल दीज आर क्रिस्टलाइन। कोक, coal, lamp black, all these are amorphous. Okay? चलो आगे बढ़े, रफ कर दूं, समझ में आया सबको? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में क्या डिफरेंशिएट किया है, कैसे किया है? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोल देना। पार्टिकल सेकेंड में कहां पे चेंज हो रहा है शर्वरी? कौन सी बात कर रहे हो? क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हो या अमॉर्फस की बात कर रहे हो? अमॉर्फस पे देखो, यहां से भी रैंडम अरेंजमेंट आ रही है, यहां से भी रैंडम अरेंजमेंट है, कहीं से भी रैंडम ही अरेंजमेंट आ रही है। मतलब रैंडम अरेंजमेंट है तो मतलब मैं कहीं से भी जाऊं मुझे सेम ही फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो अरेंजमेंट कैसी है? प्रॉपर अरेंजमेंट है। प्रॉपर अरेंजमेंट होने के बाद ही मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिल रही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ तो पहले से रैंडम है ये, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसको सेम मान के चलूंगी।
यहाँ पे जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते किसी का, तो हम एवरेज लेके मानते कि इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, फिर उसका हम एवरेज निकालते। क्लियर हुआ है शर्वरी? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अभी हमें अमोर्फस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इसकी आगे जो भी आप बातें करोगे सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बातें करोगे। नेक्स्ट निकालो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट निकालना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट निकालो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला होता है आयोनिक सॉलिड, फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड। अगर मैं यहां पे सेकेंड सॉलिड ले रही हूं तो दैट इज अ मेटालिक सॉलिड। उसके बाद होता है मेटालिक सॉलिड। देन थर्ड इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एज अ नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। एंड उसके बाद होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है सॉलिड। अगर मैं यहां पे देखूं फर्स्ट, इसमें अगर हम आयोनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बात कर रहे हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। पहला पॉइंट, अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करूं तो आयोनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो कौन सा होगा? आयंस होगा। आयोनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो कौन सा होता है? आयंस होता है। आयंस यहाँ पे मे बी कटायंस होगा या तो अनायंस होगा। आयोनिक सॉलिड, आप NaCl पता है आपको, Na+Cl-, तो एक तो कटायन होगा या तो अनायन होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। अगर मैं मेटालिक सॉलिड की बात करूं तो मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा? मेटल एटम होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा? मेटल एटम होगा, तभी तो मेटालिक सॉलिड फॉर्म करेगा। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होता है नॉन मेटल एटम। वो कौन सा होगा? नॉन मेटल एटम। आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जनरली कौन फॉर्म करता है? जितने भी नॉन मेटल एटम है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, crystalline solid are classified into 4 types: ionic, metallic, covalent, it is also called as a network solid, and molecular solid. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिए यहाँ पे। उसके बाद इसमें अगर सेकेंड पॉइंट देखें हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी आपको पता है कि आयोनिक सॉलिड जैसे NaCl, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आयोनिक सॉलिड, उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? उसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेटालिक सॉलिड में अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज अ मेटालिक बॉन्ड होगा। इसमें कौन सा होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे कोवैलेंट की बात करूं तो इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, ये आपको सबको पता है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और मॉलिक्यूलर्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में? गुड नितिन। मॉलिक्यूल्स में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों साथ में कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करूं तो आयन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? हाई होगा। आयन से भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई रहेगा। मेटालिक, आपको पता है कि मेटालिक में भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। मेटल को इजीली आप मेल्ट नहीं कर सकते। अभी मैं कोवैलेंट की बात करूं तो कोवैलेंट में वेरी हाई होता है। अभी ये नॉन मेटल से बना रहता है, बट वो नेटवर्क टाइप सॉलिड है। डायमंड, आपको पता है डायमंड इज अ कोवैलेंट सॉलिड। अगर अभी भी मैं देखूं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसी का होगा तो डायमंड का ही है, और वो कौन सा है? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, तो डायमंड का वेरी हाई रहेगा। अभी इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा वीक होता है, तो वीक फोर्स है वहां पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? लो होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की, अगर हम बात करें कंडक्टेंस, तो आयोनिक सॉलिड जो है इट इज अ गुड कंडक्टेंस। किसमें? अभी मैंने बताया था इन मोल्टन स्टेट में। किसमें होते हैं? इन मोल्टन स्टेट में, दैट इज अ गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। अगर मेटालिक में बोलूं तो कंडक्टेंस हाईएस्ट होता है। मेटालिक में कंडक्टेंस कैसा होता है? हाईएस्ट होता है। क्यों है? अगर मैं Fe ले लूं, Fe ले रही हूं, Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और आपको पता होगा मेटालिक बॉन्डिंग जब आपने कभी पढ़ी होगी तो कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? मतलब अगर कोई ऐसा एक कोई मेटल है, इसमें क्या होते हैं? Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, यहाँ पे Fe2 प्लस होता है, देन Fe2 प्लस, यहाँ पे Fe2 प्लस, इस तरह से कर्नल रहेंगे जो कटायन होता है। और इनके बीच में बिल्कुल यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अपने मस्ती में रहते हैं, बहुत फ्री रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रहेगी उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस हाईएस्ट होता है बिकॉज ऑफ कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मैं कोवैलेंट की बात करूं तो जो कंडक्टेंस होता है कोवैलेंट में लो होता है, बट उसका हाँ एक्सेप्शन की बात करो तो हर चीज में एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन नहीं ले रही हूँ। एक्सेप्शन की बात करूं तो आप बोलोगे लो कैसा होता है? ग्रेफाइट तो है जिसमें हाई कंडक्टेंस होता है, नहीं, सबकी बात नहीं कर रही। और जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें भी कंडक्टेंस कैसा होगा? लो होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं सबके, चलो इसके बाद एग्जाम्पल लिखती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं लिख के दिया, Fe हो गया, जिंक, एल्यूमिनियम। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? डायमंड। डायमंड कैसे होता है? के जो लाइक डायमंड फॉर्म करता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में या सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे सिलिका का एग्जाम्पल देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा कोई भी ले लो, HO2, SO2, यहाँ पे CO2, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड are differentiated on the basis of their constituent particle. If constituent particle is changed, the types of crystalline solid is also changed. तो नोट कर लो जल्दी से। चलो कर लिया है, हो गया है। नेक्स्ट डालो, लैटिस क्या होता है? अभी हमारा मेन केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। मेटालिक के एग्जांपल कोई भी ले लेना, जिंक है, एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल ले ले, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, एनी मेटल दैट इज मेटालिक होता है। चलो रफ कर दो, रफ कर दिया।
अभी हम बात करते हैं लैटिस की, कि व्हाट इज मीन बाय लैटिस, क्या होता है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। लैटिस, लैटिस होता क्या है? लैटिस होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहां पे लिख लू मैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, दिखाई दे रहा है यहां से, कंस्टिट्यूएंट है वो, ठीक है, ये रफ कर देती हूं मैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D space, in 3D। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम अरेंजमेंट करेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे इन 3D स्पेस में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस, उसको हम बोलते हैं लैटिस। अभी कैसे, देखो, अब यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को अरेंज करती हूँ। आपको पता है कि पार्टिकल स्फेरिकल फॉर्म में होता है, बट मैं उसका एटम ले रही हूँ, ठीक है, तो पूरा मैं स्फेरिकल फॉर्म नहीं निकालूंगी। एक एटम ये वाला हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये थर्ड, यहाँ पे ये फोर्थ, ठीक है, ये एटम है, ठीक है, ये एटम एक दूसरे को टच में रहते हैं। मैं स्फेरिकल फॉर्म का ये इस तरह से होता है और इसका ये एटम होता है बीच में, तो मैं ये वाला निकाल रही हूँ, ठीक है, बाकी स्फेरिकल फॉर्म रहेगा। अभी इसको मैं अरेंज कर रही हूँ इस तरह से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको मैंने अरेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। अभी जो पहला था बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे रख दिया मैंने, तो यहाँ पे ये कैसी अरेंजमेंट है, ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हो। डेफिनेशन नहीं समझ में आई? ओके, समझ लो पहले। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। अभी मैंने एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट की है, मतलब कहीं पे भी अरेंजमेंट नहीं की। मैंने पहले एक लाइन है, उसके बीचों बीच मैंने रख दिया, फिर जो पहला पॉइंट है उसके नीचे, जो दूसरा इसके नीचे रख दिया। अभी कभी कभी घर में आपको कोई फंक्शन होता है, तो आपको लड्डू अरेंज करने एक बॉक्स में, अगर मम्मी ने आपको काम दे दिया कि चल भाई ये लड्डू है, उसको अरेंज कर दो, आप कैसे अरेंज करोगे? पहले आप पूरी एक लेयर रखते हो, फिर दो लड्डुओं के बीच में आप एक लड्डू रखते हो, सबको याद आ रहा होगा कि दो लड्डू के बीच में एक। तो वैसे अगर पैकिंग करोगे ना, प्रॉपर पैकिंग होती है, क्लोजेस्ट पैकिंग होता है। दो लड्डुओं के बीच में एक लड्डू रखोगे तो वहां पे लड्डू ज्यादा ये होगे, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रखोगे तो वहां पे अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती है। इसलिए मैं देखो एक के बीच में रखा हुआ है, एक के बीच में रखा हुआ है, प्रॉपर अरेंजमेंट। अभी ये तो हुआ जो पॉइंट है, जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज अ लैटिस पॉइंट। अभी इसमें यूनिट सेल क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, अभी यूनिट सेल होता है द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D मतलब 3 डायमेंशनल यूनिट, 3 डायमेंशनल यूनिट which can form lattice, which can form lattice after repetition, after repetition, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि हमारा जो भी घर बना है वो किससे बना है? ब्रिक से बना हुआ है। एक एक चीज थोड़ा इमेजिनिंग करना पड़ेगा। हमारा जो घर बना है वो ब्रिक से बना है, एक ब्रिक्स को मैंने दूसरे ब्रिक्स पे अरेंज किया, फिर तीसरे ब्रिक्स पे अरेंज किया, तो ऐसे अरेंज करते करते एक हमारा लैटिस फॉर्म हुआ। मतलब घर हमारा क्या है, जो हमारा घर है वो लैटिस है, 3D है, वो लैटिस है। और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है? हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या होता है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन 3D स्पेस, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। मतलब एक एक यूनिट सेल बन के एंटायर लैटिस फॉर्म होता है, एक एक यूनिट सेल बन के क्या फॉर्म होता है? एंटायर लैटिस क्रिएट होता है। देखो कैसे, अभी मैं यहां से ये वाले दो ले लेती हूँ, ये वाला एक ले लिया,
एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। और दूसरा मैंने एक ये वाला पॉइंट उसको अरेंज कर रही हूँ लैटिस को। देखो किस तरह से, ये इस तरह से होगा, ये यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बन गया एक पहला लैटिस, इसको अरेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें चाहिए था। अभी फिर से देखो, यहाँ पे मैं फिर से लैटिस बना सकती हूँ। ये यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे बन गया, यहाँ पे ये है बन गया, यहाँ पे देखो लैटिस बनते जा रहे। मतलब अगर मैं रेगुलर अरेंजमेंट करूं तो ये वाला एक जो हो गया वो हमारा हो गया यूनिट सेल। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म हो रहा है, लैटिस फॉर्म हो रहा है। फिर से देखो, फिर से ये मैं पॉइंट अरेंज कर दूं तो फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैटिस फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से लैटिस फॉर्म हो गया। तो इस तरह से अरेंजमेंट करोगे तो एक पूरा एंटायर लैटिस फॉर्म हो जाएगा। किससे, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट से। यहाँ पे हर जगह पे एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट आ रहा है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हर जगह पे एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर याद रखो तो ब्रिक्स का एग्जाम्पल याद रखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिक्स का। चलो पहले इतना नोट कर लो कि लैटिस क्या होता है एंड यूनिट सेल क्या रहेगा। अब क्लियर हुआ है साहिल? जो ब्रिक्स है, यूनिट सेल, सेम ब्रिक्स को अरेंज करोगे तो एंटायर लैटिस बनेगा। या तो आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब, क्यूब में छोटे छोटे क्यूब बन के एक बड़ा सा क्यूब बनता है। तो छोटा क्यूब क्या है, हमारा यूनिट सेल है, और जो बड़ा क्यूब क्या है, हमारा लैटिस है। ओके, चलो तो इस तरह से आप बना सकते हो। चलो डन। रफ कर दूं? ओके, the next name, types of unit cell. Next is types of unit cell. अभी जो यूनिट सेल है, यूनिट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन 3D स्पेस, दैट इज अ यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल उसके टाइप्स कौन से है, रेडी डालो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखोगे तो यहां पे दो तरह की यूनिट सेल होता है। एक होता है प्रीमिटिव, एक होगा प्रीमिटिव। प्रीमिटिव को ही सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। प्रीमिटिव को ही सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। और दूसरा होता है नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रीमिटिव unit cell, and non-primitive unit cell is also called as centered unit cell. इसको बोला जाता है centered unit cell। देखो मतलब मैंने मेनली क्लासिफाई किया है यूनिट सेल को दो टाइप्स में। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, अनदर इज अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। In primitive unit cell is also called as a simple unit cell, and non-primitive unit cell is also called as a centered unit cell. अभी जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड इज एंड सेंटर्ड। देखो समझ में आ रहा है, दो यूनिट सेल दो टाइप से, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में एक ही आता है सिंपल यूनिट सेल, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में या सेंटर्ड यूनिट सेल में तीन टाइप्स आते हैं। एक होता है फेस सेंटर्ड, दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड, एंड तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलो फर्स्ट इन डालो हमारा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या इसी को आप क्या कहोगे, सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। अभी देखो यहाँ पे, अभी जब भी हम बात करेंगे क्यूबिक वाली बात करेंगे। अभी जितने भी यूनिट सेल यहाँ पे जो भी क्रिस्टल की बात करेंगे, क्यूबिक की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले क्यूब निकाल रही हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे निकाल दिया क्यूब, ठीक है।
अभी यहाँ पे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है या जो सिंपल यूनिट सेल है, इन अ सिंपल यूनिट सेल constituent particles present at corners only. किस पे प्रेजेंट है? सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. देखो कैसे, एक ये वाला हो गया, सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, यहां पे सिक्स हो गए, 7 एंड 8. हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? अगर कोई भी आप क्यूबिक यूनिट सेल देखते हो, क्यूब देखते हो, या आप अपने घर में भी देख लो, तो उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं. कितने कॉर्नर्स है? Constituent particle present only at corners, that is called as a primitive and simple unit cell. How many corners are there? Total 8 corners होते हैं. समझ में आया ये कॉर्नर्स कैसे हैं? कितने कॉर्नर्स हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स. अभी इसका कंट्रीब्यूशन देखो कि एक यूनिट सेल में कितने का कंट्रीब्यूशन है. ये देखो यहां पे मैंने ये निकाले इस तरह से, ये पॉइंट है, ये मैंने ये स्फेरिकल फॉर्म में निकाल लिया. इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं. देखो तो ये पार्टिकल, ये सेंटर बीचों बीच है, और ये कितना पार्ट ले रहा है? ये देखो इसका हाफ पार्ट ले रहा है. देखो समझने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजिन करो. ये इसका हाफ पार्ट है, ये वाला है हाफ पार्ट. हाफ पार्ट में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये इसको इस तरह से करूं, ये वाली सीधी लाइन ये वाली होगी, ये बीचों बीच पार्टिकल, ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे बीचों बीच, ये कैसी होगी लाइन? ये वाली होगी. और इसका ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट है, ये वाला पार्ट, मतलब आधे का 1/4 है, आधे का 1/4 है. अगर मैं पूरा लूं तो कितना पार्ट आएगा भाई? बता सकता है कोई? आधे का 1/4. समझ में आया? अगर मैं पूरा पार्ट लूं तो पूरे का कितना आएगा? 1/8 आएगा. ऐसे कितने कॉर्नर्स है? टोटल 8 कॉर्नर्स है. टोटल 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन एक का 1/8 है. कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है यहाँ पे. मतलब कितना आ रहा है? 1 एटम आ रहा है. मतलब पूरे यूनिट सेल पे कितना एटम प्रेजेंट है? 1 एटम. एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 एटम पर यूनिट सेल. क्लियर हो रहा है? 1 एटम पर यूनिट सेल. कैसे करना है? मैंने इसका कंट्रीब्यूशन देखा पूरा, इसको मैंने हाफ कर दिया. हाफ का भी देखो ये 1/4 आ रहा है, ये वाला पार्ट 1/4 आ रहा है. तो 1/4 है तो पूरे का कितना होगा? 1/8 होगा. ऐसे कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है. तो 8 इंटू टोटल 8 कॉर्नर्स, 1/8 कंट्रीब्यूशन. तो टोटल एटम कितना है? 1 एटम पर यूनिट सेल. मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम कंट्रीब्यूट किए, कितने एटम प्रेजेंट है? 1 एटम प्रेजेंट है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. इसको बोलते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. उसके बाद हम सेकेंड टाइप्स देखेंगे. सेकेंड टाइप्स है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. कि व्हाट इज मीन बाय फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? अभी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, क्या हो गए यहाँ पे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट कॉर्नर्स. कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स. एज वेल एज फेसेस. मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट हो गए, एज वेल एज फेस पे भी प्रेजेंट है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस सेंटर. दैट इज कॉल्ड एज अ फेस सेंटर. देखो यहाँ पे डायग्राम निकालते, छोटा सा निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया इस तरह से. ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे. थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देती हूँ. ठीक है. अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कॉर्नर्स. कॉर्नर्स कितने भाई? 8 ही कॉर्नर्स है. तो मैंने 8 कॉर्नर्स ऑक्युपाई कर लिए. एक दूसरे को टच में है, याद रखना. कितने फेस होते हैं? एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कितने फेस है? एक ये वाला फेस हो गया, ये गुड अथर्वा. एक ये वाला फेस हो गया, मेरे सामने वाला एक फेस है, एक राइट और एक लेफ्ट में है, एक ऊपर और नीचे है. टोटल कितने? 6 फेसेस. देखो यहाँ पे
1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे। अभी जो कॉर्नर्स है, हमने देखा कि जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल कॉर्नर्स 8 है। अभी हमने देखा टोटल कॉर्नर्स 8 है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है, तो पूरे इसमें 1 एटम आ रहा है यहाँ पे। अभी मैं फेस का कंट्रीब्यूशन देखूं, अगर मैंने एक बॉल ली है और बॉल को मैंने इस वॉल पे बीचों बीच रख दिया, कितना कंट्रीब्यूट करेगा बॉल? अगर एक बॉल ली है, उस बॉल को मैंने बीचों बीच रख दिया, तो आधी तो बॉल इस रूम में होगी, आधी बॉल इस रूम में है, और आधी बॉल उस साइड के रूम में होगी। मतलब 6 फेसेस है, और कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 1/2। टोटल 6 फेसेस, कंट्रीब्यूशन 1/2। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दोनों को टोटल कर लो, मतलब 4 एटम। मतलब अगर आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ले रहे हो, अगर आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ले रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने एटम होंगे? 4 एटम। प्रिमिटिव में कितने एटम होंगे? 1 एटम। गुड नितिन, वेरी गुड। क्लियर हुआ है? चलो नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि जगह नहीं है तो उसको मैं रफ करके बॉडी और एंड सेंटर देखते। बॉडी और एंड सेंटर। नेक्स्ट देखना है बॉडी और एंड सेंटर। थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। अगर आपने घर के अंदर बॉल कॉर्नर पे रख दी, साक्षी कौन सा नहीं समझ में आया? बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड? सॉरी, बॉडी तो पढ़ाया नहीं, सिंपल या फेस सेंटर्ड, कौन सा नहीं समझ में आया? या दोनों नहीं समझ में आए? कोई बात नहीं, इसमें इमेजिनेशन लगेगा। अगर फेस सेंटर, अभी मुझे बताओ कॉर्नर से फेस सेंटर मतलब क्या है? कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एज कॉर्नर एज वेल एज फेस, कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। कॉर्नर्स कितने होते हैं साक्षी? 8 कॉर्नर्स है टोटल। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, जो मैंने पहले बताया। तो कॉर्नर्स की वजह से कितने एटम आए साक्षी? 1 एटम आया। अभी मुझे बताओ कितने फेस होते हैं? अभी जहां पे आप रूम में बैठे होगे, रूम को 6 फेसेस हो गए। एक ये वाला फेस, उसके आगे वाला फेस हो गया 2, एक मेरे राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 हो गया। एक ऊपर है, एक नीचे फेस है, 6 फेसेस हो गए। अगर मैंने एक बॉल लिया हुआ है और उस बॉल को मैंने एक फेस पे, कोई भी एक फेस कंसीडर कर लो, अगर मैंने उस बॉल को इस फेस के बीचों बीच रख दिया, तो वो बॉल कितने पार्ट में कंट्रीब्यूट करेगा? आधा बॉल तो इस रूम में आएगा, आधा बॉल मेरे साइड के रूम में जाएगा। मतलब एक रूम में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2 है। टोटल कितने फेस है? 6 फेसेस है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2 है। तो फेसेस की वजह से कितने एटम आ रहे? 3 एटम आ रहे। कॉर्नर्स की वजह से 1 एटम आ रहा है। टोटल कितने एटम हो रहे? 4 एटम। साक्षी समझ में आया अभी? यस साक्षी, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन आपको करना पड़ेगा। ओके चलो, किसी को भी डाउट है, थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा इसमें। ऐसा नहीं कि पूछोगे तो मैं बताऊंगी नहीं, आप पूछते रहो, तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल देके पूछूंगी, बताऊंगी आपको, पर छोड़ना नहीं उसको, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो रफ कर दो अभी। तो हमारा हो गया प्रिमिटिव एंड फेस सेंटर। थर्ड हेड डालो बॉडी सेंटर। थर्ड हेड डालो बॉडी सेंटर यूनिट से। थर्ड इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कौन सा देखना है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? कहां पे प्रेजेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? चलो एक छोटा डायग्राम निकाल लेते हैं। समझने के लिए आप डायग्राम अलग अलग निकालोगे तो अच्छा होगा आपके। ये क्यूब याद रखना, मुझसे कभी प्रॉपर क्यूब बनता नहीं है, तो आप लोग प्रॉपर क्यूब निकालो। ये हो गए 8 कॉर्नर्स और एक बॉडी सेंटर्ड है। हमारे जो हम जहां पे बैठे हो आप लोग, वहां पे तो 8 कॉर्नर्स आपको दिखाई दे,
और एक बॉल आपने बीचों बीच एक रूम में रख दिया, एक बॉल आपने बीचों बीच रख दिया, मतलब यहाँ पे मैंने ये रख दिया बॉडी सेंटर, यहाँ पे मैंने ये बॉल बीचों बीच, एक बॉक्स है आपका, क्यूबिक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर आपने एक बॉल को रख दिया। अभी मुझे बताओ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corners as well as body center, पे प्रेजेंट है। सही है। अभी बिकॉज ऑफ कॉर्नर्स, अभी कॉर्नर्स का सबको ही पता चल गया कि 8 कॉर्नर्स है, कंट्रीब्यूशन 1/8 हो रहा है, तो 1 एटम आ रहा है, कॉर्नर्स का तो है ही नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ बॉडी सेंटर की वजह से अभी मैंने कहा है एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने एक बॉल रखा हुआ है पूरा, तो पूरा का पूरा बॉल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, यहाँ पे इसको बोलते हैं 2, कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हुआ है? कॉर्नर्स की वजह से 1, और पूरा एक बॉल मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया, वो कंट्रीब्यूट नहीं होगा ना, पूरा बॉक्स के अंदर 100% है बॉक्स के अंदर, तो इसका बॉडी की वजह से 1, कॉर्नर्स की वजह से 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 2 आ रहे हैं। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है बॉडी सेंटर्ड में? फेस सेंटर्ड जो होता है उसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड होता है एफसीसी। बॉडी सेंटर्ड जो होता है उसको बोलते हैं बीसीसी, और जो सिंपल होता है उसको बोलते हैं एससीसी। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझे। उसके बाद जो फोर्थ है ना, फोर्थ है, फोर्थ होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो व्हाट इज मीन बाय एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें मैं फिर से बता देती हूँ, ये निकाल लिया मैंने सिंपल। कॉर्नर्स तो प्रेजेंट हो गए ही हो गए, सब में कॉर्नर्स प्रेजेंट हो गए, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज at the center of any two opposite faces, at the center of constituent particle कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, as well as, और किस पे प्रेजेंट है? as well as यहाँ पे at the center of any two opposite spaces, any two opposite faces। अभी कोई भी फेस ले लो भाई अपोजिट, एक तो ये वाला ले लो, तो इसके अपोजिट कौन सा लोगे? ये वाला। अगर ये ले रहे तो इसके अपोजिट ये वाला फेस रहेगा। अभी कॉर्नर्स के वजह से अभी बोलने की जरूरत है, कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1 एटम आ रहा है। बॉडी सेंटर्ड मतलब यहाँ पे फेस की वजह से, एंड की वजह से कितना आ रहा है? कितने एंड सेंटर है? 2 एंड सेंटर है। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2 ना, इस बीच बीचों बीच बॉल रख दिया, हाफ हाफ करेगा, तो 1 + 1, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 2। मतलब एंड सेंटर में भी कितना आ रहा है? 2 आ रहे हैं। एंड सेंटर में भी कितना हो रहा है? 2। क्लियर हो रहा है? बीसीसी एफसीसी, बीसीसी एफसीसी एचसीसी, क्लियर हो रहा है? थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा। ओके, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और एक था एंड सेंटर्ड। चलो उसके बाद हम देखते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। रफ कर रहे मैं अभी। उसके बाद हेक्सागोनल, वो भी इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में, तो हमें देखना है हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अभी हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमें एटम्स की अरेंजमेंट देखनी है।
तो पहले हम हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे होता है आपको पता है कि एक पहले ये वाला हमने ड्रॉ कर दिया हेक्सागोन, ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल ये एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा सही हो रहा है, हाँ। ये दो ड्रॉ कर लिए। अभी इनको अरेंज कर दो। एक ये अरेंज कर दिया मैंने इसके साथ, ये इसके साथ अरेंज कर दो, थोड़ा सही हो जाएगा। और ये क्या होगा, बैक वाला, इसको दिखाना पड़ेगा इस तरह से। ये बैक वाला थोड़ा सा, ये बैक वाला। तो एक आपका हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है। कॉर्नर्स देखो भाई, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं। एक ये वाला कॉर्नर्स हो गया, ये दूसरा कॉर्नर्स हो गया यहाँ पे, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। 6 ऊपर है और 6 नीचे कॉर्नर्स है। ये भी 6 हो गए यहाँ पे। टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 6 कॉर्नर्स हो गए। तो चलो एटम की अरेंजमेंट देखते हैं। एटम अरेंजमेंट, अभी कितने कॉर्नर्स है। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल 12 कॉर्नर्स है। सबको समझ में आया 12 कॉर्नर्स कैसे आए, 12 कॉर्नर्स है। अभी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। इसको देखो, ये थोड़ा सा मैं ऐसे ये कर लेती हूँ, ये वाला एक मैंने ये निकाल लिया। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो एंगल है, ये एंगल आपको पता है कि हेक्सागोनल में कितने का एंगल होता है, ये 120 डिग्री का एंगल है। कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। अभी इसको मैं निकाल दूं, ये हाफ को निकाल दूं मैं, ठीक है। जैसे हमने हाफ को निकाला था, तो ये मैंने हाफ कर दिया यहाँ पे, ये हाफ है, ये वाला जो पूरा ये हाफ है। अभी हाफ में से एक ये वाला जा रहा है, एक ये वाला गया, और दूसरा जा रहा है इस तरह से 120 से जा रहा है, दूसरा 120 से जा रहा है। मतलब आप देखो 120 120, ये पूरा स्पेयर कितने का होता है, 360 का होता है। पूरा जो स्पेयर है वो 360 का होता है। उसमें से 120 मतलब उसने कितना पार्ट लिया, 1/3 पार्ट लिया हुआ है। कितना पार्ट ऑक्युपाई किया, यही तो पार्ट ऑक्युपाई किया ना, ये वाला। ये है क्रिस्टल के अंदर, ये वाला पार्ट क्रिस्टल के अंदर है। तो उसने 1/3 पार्ट ऑक्युपाई किया हाफ में से। तो फुल में से कितना पार्ट ऑक्युपाई कर लेगा, 1/6 पार्ट कर लेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपसे। यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने हाफ ले लिया, हाफ में से 120 पूरा कितने का होता है, 360 का। तो 120 वाला पार्ट ऑक्युपाई कर लिया, मतलब हाफ में से 1/3 ऑक्युपाई किया। तो फुल में से कितना होगा, 1/6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे यहाँ पे, 2 एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 2 एटम्स आ रहे हैं। अभी यहाँ पे बॉडी सेंटर की बात करते हैं। देखो बॉडी सेंटर में ऐसे 3 बॉल रखे जाते हैं, ये ऐसे 3 पार्टिकल्स बीचों बीच में होता है, सैंडविच, ऊपर एक लेयर नीचे एक लेयर, और 3 बीच बॉल में रखे जाते हैं। तो बॉडी सेंटर, बॉडी की वजह से कितने हैं बॉडी सेंटर में, मैंने बोला 3 पार्टिकल्स है, सबका कंट्रीब्यूशन तो 100% कंट्रीब्यूशन है। तो ये कितना होगा, 3 एटम होगा बॉडी की वजह से। और अभी आप देख रहे हो कि कितने फेसेस है, एक फेस ये वाला हो गया, दूसरा फेस ये वाला हो गया। हेक्सागोनल में 2 फेसेस होते हैं, ये इसको मत पकड़ना, ये फेस नहीं होगा। तो हेक्सागोनल में 2 फेस होते हैं, फेसेस कितने यहाँ पे 2, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1। मतलब यहाँ पे टोटल करो 5 + 1 6 आ रहा है। कितने एटम पर यूनिट सेल में, 6 एटम। हेक्सागोनल में 6 एटम होते हैं पर यूनिट सेल। आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना रहेगा, वही रैंक मतलब वही कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने, 6। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए, 6। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी आ रही है वहां पे, 6 की आ रही है। क्लियर हो रहा है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है पर एटम। यस, फिर से एक्सप्लेन कर देती। ये मैंने हेक्सागोन ड्रॉ किया हुआ है। अभी जब मैं हेक्सागोनल की बात करूं तो एटम्स की अरेंजमेंट की मैं बात करूं, तो मैंने कहा यहाँ पे ऊपर 6 कॉर्नर्स है और सेम कॉर्नर्स नीचे भी है। तो 6 + 6 12
कॉर्नर्स हो गए, टोटल कितने कॉर्नर्स है? 12 कॉर्नर्स। अभी मैंने यहाँ पे देखो ये वाला पार्टिकल्स ले लिया, कोई भी ले लेती हूँ, ये पार्टिकल्स ले ले, ये वाला। अभी इसमें जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो कितने का एंगल है? 120 डिग्री का है। तो आप अगर मैं इसका हाफ कंट्रीब्यूशन लूं तो मैं इस तरह से ले सकती हूँ, और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक लाइन इस तरह से जा रही है, थोड़ा सा 120 वाला। ये पूरा स्पेरिकल है, इसमें एंगल कितने का होता है बेटा? 360 का होता है। उसने 120 ऑक्युपाई कर लिया, इसने ये वाला पार्ट ऑक्युपाई कर लिया, मतलब हाफ का 1/3 पार्ट ऑक्युपाई किया, हाफ का 1/3 पार्ट ऑक्युपाई किया। तो फुल का कितना होगा? 1/6 पार्ट होगा। तो इसने कितना पार्ट ऑक्युपाई किया? 1/6 पार्ट। तो यहाँ पे कितना होगा? 12, 2 एटम्स आ गए। अभी मैंने कहा कि एक हेक्सागन ऊपर है, एक दूसरा नीचे है, और बीचों बीच हमने 3 पार्टिकल्स रख दिए, मतलब बॉडी सेंटर 1, 2 और 3, सैंडविच की तरह। तो ये तो 100% है, ये तो पूरे बॉक्स में है, 100% है, कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। तो 100% है, तो 3 into 1, नहीं भी लिखा 1 तभी चलेगा, 3 एटम। अभी कितने फेसेस है? 2 फेस है। कितने फेस है? 2 फेसेस है। अगर फेस के बीच में रखोगे तो किसका कंट्रीब्यूशन होगा? हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ इस रूम में, हाफ साइड के रूम में। तो फेस की वजह से 2 फेसेस है, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 1 आ गया। टोटल एटम कितने आ गए? 6 एटम। टोटल एटम कितना है? 6 एटम पर यूनिट सेल। तो उसी को बोलते हैं रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल पूछा जाता है। तो रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है 6, या स्पीयर ऑफ यूनिट सेल बोला जाता है हेक्सागोनल में, तब भी 6। क्लियर हुआ है अभी शर्वरी? समझ में आया हेक्सागोनल की बात? चलो, अभी हम बात कर रहे थे यूनिट सेल की। रफ कर लो, कर दिया। अभी जो यूनिट सेल रहता है, अभी आपको पता है कि सबके घर तो सेम रहते नहीं है, मतलब सबके लैटिस सेम नहीं है। अभी घर की जो अरेंजमेंट है वो चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ जो ब्रिक्स की अरेंजमेंट है वो चेंज हो रही है। ब्रिक्स क्या है? हमारा यूनिट सेल है। मतलब अगर आप यूनिट सेल को चेंज करते हो, यूनिट सेल की अरेंजमेंट चेंज करते हो, तो आपका लैटिस भी चेंज हो जाता है। तो यहां पे मैं लिखती हूं कि यूनिट सेल is characterized by, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा यूनिट सेल को? बाय इट्स एज लेंथ, इट्स एज लेंथ, मतलब उसकी एज लेंथ कैसी है? अगर एज लेंथ चेंज हो रही है तो यूनिट सेल चेंज हो जाएगा। एंड इट्स इंटरफेशियल एंगल, इट्स इंटरफेशियल एंगल, एज लेंथ डिनोट किया जाता है ए, बी एंड सी से, और एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा से। मतलब अगर हम एज लेंथ की अरेंजमेंट या एंगल की अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो क्रिस्टल सिस्टम भी चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है यूनिट सेल और एज लेंथ। अगर मैं देखू यहाँ पे, देखो चलो बॉक्स निकाल लेते, अब यहाँ पे क्यूबिक ही निकाल लेती हूँ। ये निकाल लिया मैंने क्यूबिक यूनिट से, इसमें समझ लो। अभी यहाँ पे जो मेरी तरफ आ रहा है, यहाँ पे जो मेरी तरफ आ रहा है ये वाला, ये z मान लेती हूँ। ये क्या मान लिया मैंने? z मान लिया। ये वाला मैंने मान लिया ये x है, ठीक है, एक्सिस, और दूसरा ये कौन सा रहेगा? y एक्सिस रहेगा, ठीक है। अभी जो मेरी तरफ आ रहा है तो इसके एग्जैक्टली जो अपोजिट होगा ये अल्फा होगा। ये कौन सा होगा? अल्फा। जो मेरी तरफ एक्सिस है ना, याद रखने का तरीका है, वही अरेंजमेंट चाहिए, कैसे भी अल्फा बीटा नहीं लिखोगे आप लोग। जो मेरी तरफ एक्सिस आ रहा है उसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। वो क्या होगा? अल्फा। मतलब ये एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ क्या है? ए है। अल्फा के बाद ये अल्फा लिख देते, ये अल्फा है। इसके बाद ये जो y पे है ये एंगल जो है ये रहेगा आपका बीटा, ये रहेगा बीटा। और यहाँ पे जो ये एंगल है गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा, कैसे भी मत करना, जो मेरी तरफ एक्सिस है उसके जो अपोजिट रहेगा वो अल्फा रहेगा, ठीक है। इसमें जो एज लेंथ दी है ये होगी आपकी ए,
यहाँ पे जो एज लेंथ है यहां से यहां तक ये भी आपकी ए है। क्लियर हुआ? तो एज लेंथ ए, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अगर आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करते हो तो लैटिस भी चेंज हो जाएगा। तो टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने बनते हैं? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से बनते हैं 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस। ब्रेवाइस साइंटिस्ट नेम है। तो पहले हम देख लेते हैं 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पहले हम देख लेते हैं 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। चलो नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया है, रफ कर दूं? अभी 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है। जेई में नीट में क्वेश्चन आ गया है इस पे कि इसका इंटरफेशियल एंगल या एज लेंथ पूछा जाता है। चलो रफ कर दूं? लिख लिया? अल्फा बीटा गामा कैसे करना है समझ में आ गया? ओके प्रतीक्षा, बताती हूँ एज लेंथ क्यू मैंने ए लिखा हुआ है, मैंने ये क्यूबिक लिया हुआ है। क्यूबिक में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, सब एज लेंथ सेम होते हैं, इसलिए मैंने a लिखा हुआ है। ठीक है, और हम सब बातें क्यूबिक की करेंगे। देखो, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज करेंगे? इसके एज लेंथ से एंड इंटरफेशियल एंगल से। एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल चेंज हो रहा है तो क्रिस्टल सिस्टम भी चेंज होता है। मैंने यहाँ पे क्यूब निकाला, मैंने कहा जो मेरी तरफ एक्सिस जो आ रहा है उसके अपोजिट का जो एंगल है उसको अल्फा कहना है। मेरे तरफ कौन आ रहा है? जेड एक्सिस आ रहा है, उसके अपोजिट अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। जैसे मैंने बताया वैसे ही याद रखना है, वही होता है उसका। ठीक है, चेंज मत करना। क्लियर है प्रतीक्षा? अभी टोटल कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे? 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम कैसे याद रखना है? देखो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमें याद रखने हैं, और याद रखने का एक तरीका बताती हूं मैं, तो उसी तरीके से जाओगे तो अच्छा होगा। चलो नाम लिखो पहले। क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से है? क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद एजेस, एज लेंथ या इसको एजेस बोलते हैं, एंड थर्ड रहेगा इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल देखो आपको याद रखना है ये वाला, सी टोर एच एम टी। क्या याद रखना है आपको? सी टोर एच एम टी। 7 टाइप्स है, 1 2 3 4 5 6 7। सी टोर एच एम टी। सी मतलब होता है क्यूबिक। सी मतलब क्या होगा? क्यूबिक होगा। टी मतलब होता है टेट्रागोनल। टी मतलब होता है टेट्रागोनल। ओ मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। ओ मतलब क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक। आर होता है रोम्बोहेड्रल। पहले समझ लो फिर अपने आप लिखने की कोशिश करो। रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, बट रोम्बोहेड्रल याद रखो। एच होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। एम होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। एंड टी होता है ट्राइक्लिनिक। एंड टी होता है ट्राइक्लिनिक। याद हो गया? सी टोर एच एम टी। अभी देखो इसमें एज लेंथ कैसे याद रखना है। क्यूबिक होता है, आपको पता है कि उसकी सब एज लेंथ सेम होती है, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आता है। टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। क्लियर हुआ?
पहला A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। क्लियर हुआ? फिर से वही ऑर्डर रिपीट करो, फिर से वही रिपीट करना है, याद दिलाने का तरीका बता रहे। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B, यहाँ पे नॉट इक्वल टू C, एंड A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और जो ट्राइक्लिनिक होता है ना, ट्राइक्लिनिक सेम होता है, इसकी कोई भी एजुलेन सेम नहीं होती है। याद कर लिया? हो गया याद? एजुलेन लास्ट टाइम शायद जेईई के एग्जाम में ट्राइक्लिनिक का पूछा था, एजुलेन एंड इंटरफेशियल एंगल। उसके बाद अगर मैं इंटरफेशियल एंगल की बात करूं तो आपको पता है क्यूबिक में 90 डिग्री होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये होगा 90 डिग्री। और जो पहले तीन होते हैं ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, सबके 90 होता है, अल्फा बीटा गामा, पहले तीन 90। यहाँ पे भी अल्फा बीटा और गामा, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। अभी बात करते हैं रोम्बोहेड्रल पे। तो रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा और गामा तीनों तो सेम होते हैं, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, ये 90 डिग्री नहीं होते हैं। अगर आप हेक्सागोनल की बात करो तो हमने हेक्सागोनल में देख लिया कि बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 का, सॉरी एक एंगल 120 का होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा तो 90 होता है बेटा, बट जो गामा होता है ना वो 120 डिग्री होता है। जहां पे 120 दिखाई दे आप समझ जाना हेक्सागोनल है। उसके बाद मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा तो 90 होता है, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। और ट्राइक्लिनिक में देखो, अल्फा नॉट बीटा नॉट गामा नॉट 90 डिग्री। और आपको ट्राइक्लिनिक का ही पूछा गया था। किसका पूछा गया था? ट्राइक्लिनिक का। तो इस तरह से याद रखोगे, सीट और एचएमटी की तरह याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। चलो नोट कर लो, बिना देखे नोट करो। क्लियर हुआ है? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने बन रहे हैं? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अगर मैं एजुलेन चेंज कर रही हूँ, इंटरफेशियल एंगल चेंज कर रही हूँ, तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे। सी टोर एच याद रखना है, सी टोर एच एम टी। क्लियर है अभी? प्रतीक्षा, शर्वरी, साहिल, समझ में आ रहा है बेटा सबको क्या क्या कैसे कर रहे हैं हम चीजें? ओके गुड। नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया ना, बिना हिचक के पूछ लेना करो, हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें चीजें रट्टा नहीं माननी है। ये तो रट्टा ही मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने ट्रिक्स बता दी, ये तो रट्टा ही मानना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। चलो हो गया है। अभी जब भी हम बातें करेंगे ना, सिर्फ क्यूबिक की बातें करेंगे, बाकी कोई भी हम क्रिस्टल सिस्टम नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्यूबिक की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? सिर्फ क्यूबिक की। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट निकालो। देखो अभी मैंने कहा कि 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से बनते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से बनते हैं 14 टाइप ऑफ ब्रेवाइस लैटिस, BRAVAIS, ब्रेवाइस लैटिस। थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इसमें लिख रही हूँ। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से बनते हैं 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस। तो यहाँ पे याद रखना, ये बनता है 3 3 2 4 1 1 2 1। याद रखना, देखो क्यूबिक बनाता है सिंपल क्यूबिक, एक बनाता है बॉडी सेंटर्ड, और एक बनाता है फेस सेंटर्ड।
ये बनाता है आपका सिंपल एंड बॉडी। ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चारों के चारों बनाएगा, ये चारों के चारों बनाता है। ये बनाता है सिंपल, बॉडी, फेस एंड एंड सेंटर। देखो 3 + 2 5, 9 10 11 12 13 14, कितना बन रहा है 14। मतलब 7 टाइप से 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस बन रहे। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस आर फॉर्म? 14 टाइप्स। ये नंबर याद रखना 3 2 4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? ऑर्थोरोम्बिक बनाता है। सबसे ज्यादा लैटिस कौन फॉर्म करता है? ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर है? टोटल 7 टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस बाय चेंजिंग इट्स एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। नेक्स्ट डालो। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। रफ कर रही हूं मैं अभी, लिख लिया है सबने? नेक्स्ट है, नेक्स्ट डालो। रिलेशन बिटवीन atomic radius and edge length रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। अभी आपको एटॉमिक रेडियस, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो। द रिलेशन distance between the center of the nucleus to the outermost shell of an electron is called as atomic radius. अभी जो भी हम बातें कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, जो भी हम बातें कर रहे हैं क्यूबिक में कर रहे हैं। क्यूबिक में क्या होता है? A is equal to B is equal to C होता है एंड अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा 90 डिग्री होता है। तो देखो, मैं पहले हम बात करेंगे SCC में। व्हाट इज मीन बाय SCC? SCC होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है। तो कैसे रहेगा? इसकी डायग्राम हम निकाल लेते हैं। क्यूब निकाल रहे पहले। एज लेंथ मैंने बताया, क्यूब में एज लेंथ क्या होता है? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा 90 होगा। ये निकाल लिया। अभी यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिए, जो एटम होते हैं ना, वो एक दूसरे को टच करके रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एटम ये वाला ले लिया, ठीक है? तो ये इस तरह से ले लिया एक एटम, ये और दूसरा एटम ये ले लिया, तो इस तरह से ये रहेगा। क्लियर हुआ है? ये दो एटम मैंने एक दूसरे को, ये बाकी सब एटम एक दूसरे को टच। तो यहाँ पे मैंने एक एटम लिया, ये दूसरा एटम हो गया, और इसकी एज लेंथ कितनी रहेगी? इसकी एज लेंथ है A। इसकी एज लेंथ कितनी है? A। अगर मैंने ये A बोल दिया, ये B है। अभी ये हाफ है, मतलब ये डिस्टेंस है R। ये क्या रहेगा? R रहेगा। और यहाँ पे भी ये भी कितना है? R है। ये भी कितना? यहाँ पे R है। तो मतलब एज लेंथ इज इक्वल टू कितना R आ रहा है? एज लेंथ इज इक्वल टू ये R और ये R, टोटल 2R हो रहा है। मतलब R इज इक्वल टू लिखो आप A/2, या A की फॉर्म में भी लिख सकते हो। R इज इक्वल टू आपका रिलेशन क्या आ गया? A/2। क्लियर है कैसे आया? किसी को डाउट है? एज लेंथ कोई भी ले लो, सेम एज लेंथ है यहाँ पे, बिकॉज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो एज लेंथ मैंने दो कॉर्नर ले लिए, एक दूसरे को टच कर रहे, तो यहाँ पे R, यहाँ पे R, 2R हो गया। तो एज लेंथ इज इक्वल टू 2R हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? ये A/2। R इज इक्वल टू क्या हो गया? A/2। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम देखते हैं FCC में। सेकेंड होगा FCC। क्या होता है FCC? FCC होता है फेस सेंटर्ड यहाँ पे क्रिस्टल। वही यूनिट से जो हमने बातें की थी, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। अभी इसमें भी देखो कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे कोई भी ले लो, दो यहाँ पे एक क्यूबिक लिया, यहाँ पे मैंने फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी दो फेसेस ले लो। फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हो तो कोई भी दो फेस ले लो यहाँ पे। चलो मैं ये वाला फेस ले लूं, एक बॉल यहाँ पे रख दी,
दूसरी बॉल बीचों बीच रख दी, और ये वाला एक फेस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फेस ले लू ये वाला, ठीक है, ये बीचों बीच। अभी यहां से ये जा रहे हैं हम इस तरह से, उसको थोड़ा सा फेस डायगोनल में बता देती हूँ। एज लेंथ कितना होगा, ये एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए होगी, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये फेस डायगोनल होगा, ये क्या होगा, फेस डायगोनल। कितना आ रहा है फेस डायगोनल, थोड़ा सा ये नीचे कर देती हूँ, ये हो रहा है आर, यहां पे पूरा सर्कल है तो ये 2r हो जाएगा, और एक r ये वाला हो जाएगा, सही जा रहा है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप पाइथागोरस का थ्योरम भी लगा सकते हो। ये वाला मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला एक ट्रायंगल ले रही हूँ। तो यहां पे आप देखो, ये यहां से यहां पे एक ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस का अगर मैं थ्योरम लगाऊं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल कितना होगा, √2a, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, और इसका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, √2a आ जाएगा। गुड। तो r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, r इज इक्वल टू ये हो रहा है √2/4a, √2/4a। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a/2 √2, सही है ना। 4r इज इक्वल टू √2a, r इज इक्वल टू √2/4a, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a/2 √2। तो आपका इक्वेशन आ गया ये वाला। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही चीजें, दोनों समझ में आया है। एससीसी में r इज इक्वल टू a/2, एफसीसी में r इज इक्वल टू a/2 √2, a/2 √2। चलो जल्दी से एक लास्ट देख लेते हैं, बीसीसी रफ कर दो। ये न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और याद रखना है, और हमें क्या करना है, ये बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अभी फेस डायगोनल, जब फेस सेंटर की बात की तो फेस डायगोनल की बात की, अभी हमें बात करना है बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। चलो निकालो क्रिस्टल एक, अभी तो ये शायद आप ही कर लोगे, मुझे पता है। अगर ये कंसेप्ट इतने क्लियर हो रहे हैं तो ये आपका ही काम रहेगा। देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, अभी ये बॉडी सेंटर्ड मतलब मैंने ये बीचों बीच बॉल रख दी एक, ठीक है, एक बॉल बीच में है, एक मुझे इसको इस फेस को लेना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टच कर दो इसको, और यहां पे ये दूसरा रहेगा, यहां पे ये दूसरा रहेगा, ठीक है। अभी यहां पे देखो, इसको मैं टच कर दूं, दिस इज अ बॉडी डायगोनल, ये क्या है, बॉडी डायगोनल है। हाँ नीति, फेस सेंटर में एक ये वाला फेस लिया है, ये दो कॉर्नर्स लिए हुए, यहाँ पे मैंने एक बॉडी सेंटर लिया है, दो कॉर्नर्स लिए हुए, ठीक है। अभी मुझे बताओ, क्या मैं यहां से फेस सेंटर भी ड्रॉ कर सकती हूँ समझने के लिए, ये वाला फेस सेंटर। अभी यहाँ पे एज लेंथ ये a है, यहाँ पे ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है, ये √2a आ गया। अभी देखो यहाँ पे ये r है, ये 2r है, और ये r है, और ट्रायंगल भी ये वाला ले रही हूं इस तरह से, दिखाई दे रहा है अच्छे से। गुड अथर्व, चलो बातें अभी करो। 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी एज लेंथ a है, ये भी एज लेंथ कितना है, a है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो 4r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 4r, r 2r r 4r √3a a, तो ये हो जाएगा √2 और √3a, 4r इज इक्वल टू √3a हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4a। देखो r इज इक्वल टू √2/4a, किसमें था, फेस में, क्योंकि आपको यहाँ पे फेस डायगोनल कितना होता है, √2a, बॉडी डायगोनल कितना होता है यहाँ पे, √3a।
तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू √3/4a। क्लियर हो रहा है? चलो अथर्व ने पहले आंसर दे दिया। समझ में आया यहां तक? तो जितनी भी चीजें अभी हमने पढ़ी है सॉलिड स्टेट में, बेसिक था, ये बहुत ज्यादा बेसिक था। अगर ये चीजें समझ में आई तो बाकी इजी हो जाएगा आपको। क्लियर है? तो एक बार और अच्छे से जो भी नोट्स मैंने दिए हैं अच्छे से पढ़ लो। आपके पास जो नोट्स है वो भी पढ़ लो। तब भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम कल जब आओगे तो पहले मुझे डाउट बता देना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो बाय एवरीवन, हम अभी वाइंड अप करते हैं। चलो थैंक यू, बाय बाय।